ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले की नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यटकों को ठगने में लिप्त है एएसआई विभाग, बेधड़क खेल रहे हैं पर्यटकों की भावनाओं से। डीजी सीआईएसएफ ने किया ताज की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण, कहा अब और ज्यादा हाईटेक नजर आएगा सीआईएसएफ। कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1 क्विंटल चांदी सहित 3 लोग गिरफ्तार। और सिर पर प्रहार कर रेलवे बुकिंग क्लर्क से लूटे 54,000 रुपए, जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर, मामला अचनेरा का। और अब खबरें विस्तार से। ताजमहल पूरे विश्व में भारत के लिए पर्यटन का पर्याय माना जाता है। पूरे भारत में पुरातन इमारतों में देखरेख की जिम्मेदारी और पर्यटकों की व्यवस्था की जिम्मेदारी एएसआई विभाग की होती है, मगर ये विभाग पर्यटकों को हताश करने और उन्हें ठगने में लिप्त नजर आ रहा है। रात्रि में ताज की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं, लेकिन उन पर्यटकों की खुशी काफूर हो जाती है जब वो इस खूबसूरत ताजमहल को रात्रि में नहीं देख पाते, और उसकी वजह से पर्यटक जो कि 750 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट खरीदते हैं, वो आखिर खुद को ही ठगा हुआ महसूस करते हैं। एएसआई ताज दीदार के लिए 400 टिकट जारी करता है, जो कालाबाजारी के चलते बेचे जाते हैं। इस तरह से पर्यटकों को मूर्ख बनाया जा रहा है एएसआई द्वारा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 750 के टिकट और 500 के टिकट लेते हैं। दरअसल ताज संरक्षण समिति के सचिव मुनव्वर अली ने सच ही बताया कि उसमें एएसआई की ठगी सबके सामने आ गई। दरअसल मुनव्वर अली की माने तो जिस रात्रि दर्शन में ताज की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक आता है, उसे वो खूबसूरती केवल सफेद और मुख्य प्लेटफॉर्म जाकर नजर आ सकती है, लेकिन एएसआई की मनमानी के चलते केवल एंट्री गेट से ही पर्यटकों को ताजमहल दिखाया जाता है, जिससे रात्रि में ताजमहल की खूबसूरती देखने आए पर्यटक उसकी खूबसूरती को देखने से वंचित रह जाते हैं और पर्यटक एएसआई पर ठगी का आरोप लगा देते हैं। कहा हुआ है कि जब तक शिफ्ट अंदर जाए और एक शिफ्ट बाहर ना आ जाए तब तक आप लोगों को रोक के रखेंगे। उसके तुरंत बाद जैसे शिफ्ट जाती है आप उन्हें तत्काल छोड़ देंगे। जैसे किसी की बीमारी है, कोई बच्चा है, कोई परेशान है, उसको हम अपने स्तर से निकालते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, हाँ, वैसे आदेश तो पहले से ऐसे ही चले आ रहे हैं कि जैसे शिफ्ट उधर से आ जाती है वहाँ उनकी सर्च होती है। सर्च होने के बाद वो गेट पे आते हैं, अंदर वाले बाहर जाते हैं। सिलसिला यही नहीं रुकता। रात्रि में ताज दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का हवाला देने वाले सुरक्षा एजेंसियों की वजह से क्षेत्रीय लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। ताज दर्शन के चलते, जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तब तक सुरक्षा बल उप क्षेत्रीय लोगों को ताजमहल से काफी दूर बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया जाता है। ऐसे में दूर काम करने वाले लोगों को घर लौटने में और देरी हो जाती है और बीमारी से जूझ रहे लोगों को घंटों बैरिकेटिंग पे खड़ा होना पड़ता है। हमारे गांव के लिए यही रास्ता है कि कहाँ से अभी आप आ रहे हैं? मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। तो नौकरी करके आ रहे हैं। यहाँ कितनी देर आपको रुका हुआ हो गया और कितनी परेशानियाँ महसूस करते हैं? मैं कम से कम आधा घंटे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। कभी पता नहीं कितना टाइम खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे। अभी दिक्कत है, अभी हमको जल्दी जाना है, कुछ भी नहीं कर सकते। जंगल पड़ता है बस रास्ते में। नहीं, यही जाने के लिए हमारे लिए यही रास्ता है खाली, और इसमें भी हमें पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, रोकते हैं। प्लस हमें जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आने जाने का यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ देर रात पर कोई भी घटना हो सकती है। ऐसे में पर्यटक ठगी और स्थानीय लोगों की प्रताड़ना से एएसआई सवालों के घेरे में खड़ा होता है, और इन सवालों का जवाब देने के लिए एएसआई के अधिकारी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। देश के महत्वपूर्ण स्मारकों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सेवा और सुरक्षा का लोहा मनवाने वाली सीआईएसएफ अब और हाईटेक नजर आएगी। ये बातें डीजी सीआईएसएफ ने ताजनगरी आगरा में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और अपने जवानों से रूबरू होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारों को लेकर ताज की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण भी किया। सुरक्षा की दृष्टि से ताजमहल हमेशा ही महत्वपूर्ण कड़ी रहा है।
समय समय पर आलाधिकारी यहाँ की सुरक्षा का जायजा लेने आते रहते हैं ताकि कोई चूक ना हो। इसी कड़ी में आज डीजी CISF अरविंद रंजन आज आगरा पहुंचे, जहां वो अपने जवानों से मिले और ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण भी किया। ताज परिसर में कई स्थानों पर वो स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते भी नजर आए। ताज के निरीक्षण के बाद डीजी CISF मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि वो ताज की सुरक्षा व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जवानों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वो जल्द उस पर विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में हुई CISF जवान द्वारा अपने साथियों को गोली मारने वाली घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। जवानों को कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने अपना ईमेल सभी को दे रखा है, जिस पर वो सीधे उनको अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक उनके पास मेल पर जवानों की लगभग 2000 शिकायतें आ चुकी हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। ताज के निरीक्षण में हमने देखा कि यहाँ पे हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जवान बहुत चुस्ती और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और बहुत ही सभ्यता और नम्रता के साथ भी करते हैं। पर्यटक जो हैं उनका पूरी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो हमारा मोटो है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, उसको पूरी तरह से ये लोग यहाँ पे उसी भावना के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों के आत्मघाती कदम उठाने से रोकने और उनको CISF में ढालने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है और धन की क्षति की संभावना भी काफी कम होगी। आगरा से टैक्स चोरी कर चांदी का काला कारोबार लगातार किया जा रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब RPF की टीम ने चेकिंग के दौरान तकरीबन 1 कुंटल चांदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पिछले काफी समय से इस काम में लगे हुए थे, जिससे सरकार को कर की हानि हो रही थी। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF की STF टीम ने 3 चांदी तस्करों को पकड़ा है, जो टैक्स चोरी कर चांदी को आगरा से ग्वालियर अवैध रूप से ले जा रहे थे। STF टीम ने इनसे 100 किलो चांदी पकड़ी है। पकड़े गए तीनों आरोपी नीरज जैन, दाऊदयाल गोयल और अनंत कुमार आगरा के रहने वाले हैं। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन से टैक्स चोरी कर अवैध रूप से चांदी अन्य प्रदेशों में ले जाई जाती है। ये कारोबार पिछले काफी समय से किया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए की टैक्स चोरी की जाती है। इस कारोबार से जुड़े कारोबारी इसके लिए लगातार नए तरीके इजाद करते रहते हैं। जैसा कि बीते दिनों देखा गया था कि जब तस्कर पकड़े गए थे तो उन्होंने विशेष तरीके की जैकेट पहन रखी थी, जिसे खास तौर पर तस्करी के लिए ही बनाया गया था। अब इन चांदी तस्करों पर सुरक्षा एजेंसीज किस तरह से पूर्णतः अंकुश लगा पाती हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा द्वारा गठित टीम द्वारा ये 3 आदमियों को पकड़ा है। इनसे 100 kg करीबन चांदी ये तीनों इन्होंने बताया कि हम यहीं के आगरा के रहने वाले हैं और ग्वालियर लेके जा रहे थे। अशनेरा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे के ही बुकिंग क्लर्क से किसी ने सर पर रॉड से प्रहार कर 54,000 रुपए की नकदी लूट ली, जिसे वो स्टेशन मैनेजर को जमा करने जा रहा था। इस घटना की सूचना मिलते ही GRP और RPF की टीमें मौके पर पहुंच गई और मामले की जाँच शुरू कर दी। इन दिनों जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नजारा तो लगातार हो रही वारदातों से देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अब ऐसी जगह भी सुरक्षित नहीं रही जहां हर समय सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, और इस बात का खुलासा भी इस घटना से हो गया। घटना अशनेरा रेलवे स्टेशन की है, जहां की बुकिंग क्लर्क के साथ स्टेशन परिसर में ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना उस वक्त की है जब बुकिंग क्लर्क दीपक शर्मा अपना काम खत्म कर कैश लेकर स्टेशन मैनेजर को सौंपने जा रहे थे। तभी किसी ने उनके सर पर पीछे से लोहे की रॉड से वार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर गए और हमलावर कैश लेकर फरार हो गया। दीपक शर्मा के सर में गंभीर चोट आई है और उन्हें 7 टांके भी लगे हैं। लेके जा रहे थे। किस चीज का केस था? बुकिंग का केस था। कितना करीब केस था? बुकिंग का केस था, 50,000 से ऊपर था। कहाँ जमा करने जा रहा था? स्टेशन मास्टर के पास जमा। पीछे से अचानक किसी ने वार कर दिया, सिर पर चोट लगी तो सिर फटा। सिर पर जब धमक आई एकदम में गिर पड़ा। जो रजिस्टर था, DTC कहते हैं उसे, उसमें रिपोर्ट होती है पूरी केस की। इसमें स्टेशन मास्टर साइन वगैरह करते हैं, रिसीविंग देते हैं हमें। वो और केस था, केस DTC में छुपा के ले जाते हैं। जब मैं गिरा तो DTC गिर गई और केस लेके भाग गया। अशनेरा स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद RPF और GRP सुरक्षा एजेंसी सख्ते में आ गई और इनके आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि इतने सुरक्षित स्थान पर हुई इस तरह की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसीज कब तक गुनहगारों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज पाती हैं। बीएड काउंसलिंग में निजी कॉलेज संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काउंसलिंग सेंटर पर सैकड़ों निजी कॉलेज संचालकों ने स्टॉल्स लगाकर
खूब मनमानी की। हद तो तब हो गई जब कई अभ्यर्थियों से निजी जानकारी हासिल कर कॉलेज संचालकों ने कॉलेज भी आवंटित कर दिए। शिक्षा माफियों ने अभ्यर्थियों को लुभाने के लिए बैंक ड्राफ्ट तक बनवाकर मुहैया करा दिए। दलाली के इस खुल्लम खुल्ला खेल को किसी ने भी रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन दिनों दोबारा बीएड काउंसलिंग कराई जा रही है। विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस को काउंसलिंग का नोडल सेंटर बनाया गया है। काउंसलिंग के चौथे दिन निजी कॉलेज संचालकों ने अभ्यर्थियों को लुभावने ऑफर देकर खूब मनमानी की। शिक्षा माफियाओं ने सुबह से ही काउंसलिंग सेंटर पर डेरा डाल लिया था। खंडारी कैंपस में कॉलेज संचालकों ने स्टॉल लगाकर अभ्यर्थियों को अपने अपने कॉलेजेस में प्रवेश दिलाने के ऑफर्स दिए। पीड़ित अभ्यर्थियों के मुताबिक कॉलेज संचालक फीस माफी से लेकर छात्रवृत्ति दिलाने तक के वादे देकर प्रवेश कराना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि हमको आपको फ्री में एडमिशन कराएंगे, जैसे कि टूर वगैरह है उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, उसका वगैरह ये आपको बिल्कुल फ्री किया जाएगा, और जो आपको किट वगैरह है उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सर वो कहीं मतलब फ़ीस का लालच दे रहे हैं कि हाफ फीस कर देंगे या हमारे यहाँ पे मतलब अच्छी सुविधा मिलेगी इस तरीके से। काउंसलिंग इंचार्ज डॉक्टर संजीव शर्मा के मुताबिक अभ्यर्थियों को निजी कॉलेज संचालकों के लुभावने वादों से बचने की सलाह दी जा रही है। काउंसलिंग सेंटर पर शिक्षा माफियों से बचने के लिए लाउड स्पीकर से लगातार सूचनाएं भी दी जा रही थी। पिछली बार हुई काउंसलिंग में निजी कॉलेज। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562 2640 8057 9057906100. कार में जी तो आप देख सकते हैं स्पेशियस इन द सेंस का इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए हमने कार परचेज। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562-2424-554। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दीपावली पर्व पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इसी के साथ कुछ अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचाया जा सके। दीपावली पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए यात्रियों की अपार भीड़ को देखते हुए इस बार रेलवे भी पूरी तैयारी पहले ही कर लेना चाहती है। इसी के मद्देनजर रेल विभाग ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना भी बनाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। आगरा मंडल की जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र ढिल्लन ने बताया कि इस बार सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं और जिन रूटों पर यात्रियों की सबसे अधिक संख्या होती है उन रूटों का चयन कर कई स्पेशल ट्रेन भी वहां चलाई जाएंगी। इस बार रेलवे यात्रियों को सुविधाजनक सफर के साथ उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी तैयारी कर रहा है कि त्यौहार को लेकर जो अत्याधिक भीड़ हो जाती है ट्रेन स्टेशनों पर भी और ट्रेनों पे भी हो जाती है, इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती हैं, अतिरिक्त कोचेस भी लगाए जाते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो रहा है और जल्दी ही ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर आपको लूट का खुला खेल देखना है तो जिला अस्पताल में इलाज के लिए चले जाइए। यहाँ अवैध पार्किंग ठेकेदार आपसे 5, 10, 15, 20 तक रुपए खुले आम लूट लेगा। कहने को जिला अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे पर चिकित्सीय परामर्श से लेकर दवाइयां तक मुहैया कराई जाती हैं। सूबे के मुखिया हर रोज 1 रुपए में संपूर्ण इलाज के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन हकीकत ताज न्यूज के कैमरे में कैद है।
जिला अस्पताल में इन दिनों पार्किंग ठेकेदार की वजह से गरीब मरीज और तीमारदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक और प्रदेश सरकार सस्ते और सुलभ इलाज के बड़े बड़े दावे भरती है, तो दूसरी ओर सपा सरकार में सरकारी अस्पताल में पार्किंग के नाम पर लूट का खुला खेल चल रहा है। ठेकेदार के गुर्गे अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों से मनमानी पैसे वसूले जा रहे हैं। हद तो तब हो गए जब एक बुजुर्ग मरीज से साइकिल पार्किंग से 10 रुपए ले लिए गए। एक और प्रदेश सरकार साइकिल को बढ़ावा देने के लिए कर मुक्त कर रही है, तो दूसरी ओर गरीब साइकिल सवार लोग जिला अस्पताल में खुलेआम लूट रहे हैं। 5 रुपए लिए था। 5 रुपए सबसे ले रहे हैं? आप से लिए? सबसे ले रहे हैं वैसे तो। पर्चा कितने का बनना है? 1 रुपए का। दिक्कत होती है, 1 रुपए का पर्चा बनता है। और यार दिक्कत तो होती है साहब, कम से कम 2-3 रुपए होनी चाहिए साइकिल के। 5 रुपए लिए साइकिल के, और जो शुरू से करते आ रहे हैं ये लोग। ये पिछले कितने का बनता है यहाँ पर? पर्चा 1 रुपए का। मैं दवा लेने आया चर्म रोग की। कितने पैसे यहाँ पार्किंग के लग रहे हैं आपसे? 10 रुपए लिए थे। 10 रुपए आपसे लिए? सबसे ले रहे हैं 10 रुपए। पर्ची पे लिख के देते हैं 10 रुपए? नहीं, लिख के नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में 1 रुपए के खर्च पर स्वास्थ्य परामर्श, परीक्षण और दवाइयां तक मिल जाती हैं, लेकिन यह वाहन खड़ा करने के नाम पर पर्चे के कई गुना पैसे चुकाने पड़ते हैं। पार्किंग ठेकेदार के गुर्गे इस धन वसूली के एवज में पर्चा तक नहीं देते। यहाँ तक कि पार्किंग माफिया ने अस्पताल परिसर में पार्किंग दर तक को मिटा दिया है। यहाँ आने वाले गंभीर रोगी तक को ठेकेदार के लोग बिना पैसे लिए अंदर नहीं जाने देते। बिजली समस्या से शहरी क्षेत्रों के निवासी ही नहीं बल्कि देहातों में भी खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं, जिनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दक्षिणांचल एमडी कार्यालय पर भाजपा के तत्वाधान में धरना दिया गया और दक्षिणांचल एमडी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार को किसानों की समस्याओं की पोटली उठाकर भाजपा ने दक्षिणांचल एमडी कार्यालय का घेराव किया। भाजपा के बैनर तले तमाम भाजपाइयों के साथ विद्युत विभाग से पीड़ित किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसके साथ मिलकर भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की और विद्युत विभाग को उसकी खामियों से अवगत करवाया। साथ ही विद्युत विभाग की खराब व्यवस्था के चलते भविष्य में होने वाली समस्याओं की तस्वीर भी उजागर की और इन समस्याओं के समाधान के लिए एमडी दक्षिणांचल को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसे चीफ इंजीनियर ने स्वीकृत किया। आगरा जनपद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्य रूप से एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में और आगरा में बिजली आती नहीं है, बिल ज़्यादा लिए जा रहे हैं और जगह जगह ट्रांसफार्मर है नहीं, डीपी खराब पड़ी हुई है, तारों की स्थिति जर्जर है, बहुत बुरी स्थिति। अभी किसानों का काम शुरू हो गया है और लगभग 2 महीना बहुत काम किसानों का रहने वाला है। प्लेवेट चालू हो गई, बुआई आलू की चालू हो जाएगी, हमारा आलू उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन बिजली है नहीं। 1-1.5-2 घंटे बिजली आती है, वो भी 10 मिनट आएगी फिर चली जाएगी, फिर 10 मिनट आएगी। तो आज हम लोग यहाँ घेराव करने आए हैं हजारों लोगों के किसानों के साथ इस बात के लिए। अधिकारियों को जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं उनको जगाने का काम किया जा रहा है। हमें उस बात पर मजबूर न किया जाए कि जैसा हमने कमिश्नरी पे किया, कमिश्नर को घेरने का काम किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम वो स्थिति नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप राजी से मान जाओ, अगर नहीं मानेंगे तो हम आपको यहाँ चैन से सोने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। किसानों को इतनी परेशानी हो रही है कि नहरों में पानी नहीं है, उसको जिला प्रशासन ने भी देखा है और पूरे जिला प्रशासन को मालूम है, नहर विभाग के लोगों को मालूम है कि नहरों की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। जब नहरों में पानी नहीं है तो एकमात्र अगर साधन बचता है, क्योंकि डीजल इतना महंगा है, उसके लिए भी आंदोलन और प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन जब बिजली नहीं जाएगी और बिजली मात्र उतनी देर के लिए जाती है कि जितनी देर में किसान का पानी उसके भरा में पहुंचता है और उसके बाद बिजली चली जाती है। एमडी कार्यालय पर धरना देने के बाद भाजपाइयों ने चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया, लेकिन समस्याओं के समाधान के आश्वासन लेने के लिए एमडी के वो कमरे में घुस गए, जहां एमडी ने सभी भाजपाइयों को समस्याओं का समाधान जल्द कराने का आश्वासन दिलाया और दक्षिणांचल एमडी के आदेश पर चीफ इंजीनियर सत्यवीर सिंह राठौर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उसमें मुख्य मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में आलू की बुआई चालू हो चुकी है, उसके लिए अनुरत सप्लाई सिंचाई के लिए चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार का दिन मानो दक्षिणांचल एमडी कार्यालय के लिए जैसे आवाज बन गया हो, जहां हर कोई अपनी समस्याओं की जंग लड़ने के लिए ताल ठोक रहा था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेता तमाम ग्रामीण किसानों की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ आए थे। गुरुवार को भाजपा नेताओं ने एमडी कार्यालय पर धरना दिया, विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही दक्षिणांचल एमडी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर दक्षिणांचल एमडी की ओर से चीफ इंजीनियर ने 15 दिनों के अंदर हालत ठीक कराने का आश्वासन भी दिया है।
शहर में बिजली कटौती लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके होने से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में समय पर माल न बनने से व्यापार ठप होने की कगार पर आ गया है, जिसने व्यापारियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना देने को मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में जुड़कर आगरा मंडल व्यापार संगठन ने दक्षिणांचल एमडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को आगरा व्यापार मंडल संगठन ने दक्षिणांचल एमडी कार्यालय पर विद्युत कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। धरने के रूप में प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने बिजली कटौती के चलते होने वाले नुकसान की जानकारी के साथ ही आगरा में अघोषित विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की याद दिलाने की कोशिश एक ज्ञापन के माध्यम से की, जिसे दक्षिणांचल एमडी को राज्य सरकार के नाम दिया गया। आगरा बिजली से इतना त्रस्त है, आगरा को बिजली नहीं मिल रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था 1996 में कि आगरा को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और विद्युत की जो समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं, उसका चेयरमैन का दायित्व मेरे पास है। जी, आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उसमें हमारी 2-3 चीज़ें और बिल्कुल मुख्य रूप से हैं। नंबर एक चीज़ तो यह है कि आगरा को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। नंबर दूसरी चीज़ हमारा जो कहना है वो ये है कि जो रेट शेड्यूल आगरा को दिया गया है, वर्तमान में जो सरकार ने नई अपनी कॉस्ट जारी की है, उसका विरोध हम करते हैं। व्यापारियों की एक मांग थी, जो यहाँ की चैम्बर वालों ने मांग की थी कि दिन में बिजली की कटौती इंडस्ट्रियल एरिया को न की जाए। तो हम लोगों ने 7 बिजली घरों को चिन्हित किया था। 3 टोरेंट के अंतर्गत आते हैं, 4 हमारे देहात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जी। उनको प्रबंध निदेशक महोदय ने अनुरोध किया था लखनऊ कंट्रोल को, तो वो 15 तारीख तक अभी उनकी दिन की सप्लाई से रोस्टिंग मुक्त कर दी गई है। गुरुवार का दिन जैसे धरना प्रदर्शन के नाम ही रहा हो और इसका सामना करना पड़ा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को। एक और जहां एमडी कार्यालय पर धरना चलते रहे, तो वहीं चीफ कार्यालय भी इससे अछूता नहीं रहा। गुरुवार को चीफ कार्यालय पर संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। हालांकि इस धरने की जानकारी विद्युत अधिकारियों को नहीं थी। मुझे पता नहीं है उनका धरना चल रहा है, क्योंकि सवेरे से हम लोग इधर ही प्रबंध निदेशक कार्यालय में मीटिंग में व्यस्त हैं और इसकी मुझे सूचना भी नहीं है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी संविदा कर्मियों को मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टर से आउटसोर्स किया है उसके थ्रू उनको पैसा मिल रहा है। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। त्योहारों के मौके पर लोड फैक्टर की समस्या को कम करने के लिए रोडवेज बसों के चक्करों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक समय रहते पहुंचाया जा सके। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कमर कसना शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए यात्रियों की सुविधा को प्रथम दृष्टि पर रखा गया है। त्योहारों के शुरुआती दौर से ही यात्रियों के आवागमन को देखते हुए निगम ने बसों में पाई जाने वाली खामियों को दूर कराना भी शुरू कर दिया है। वहीं आईएसबीटी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार के मुताबिक त्योहार पर बसों के फेरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। रोडवे विभाग ने तैयारी करना चालू कर दिया है। हमारी जो भी गाड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम अभी से चालू कर दिया गया है और त्यौहार पर जैसे ही भीड़ बढ़ेगी उस समय हम लोग अपना शेड्यूल में उनके गाड़ियों के टिप्स बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक से अधिक किलोमीटर हमें मिल सके। साथ ही साथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों की फेरे आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, बरेली जैसे मुख्य मार्गों पर रहेंगे। तो वहीं निगम की अनुबंधित बसों का शेड्यूल बदलते हुए बाहा, पिनाट, फिरोजाबाद जैसे लोकल रूटों पर संचालित की जाएगी। आगामी 15 अक्टूबर को पीस पार्टी खेरिया मोड़ दरगाह कमाल खां पर पार्टी का सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मन्नान संबोधित करेंगे। पार्टी का सम्मेलन सफल रहे, इसके लिए जिला कमेटी ने एक बैठक का आयोजन किया। खेरिया मोड़ कमाल खां दरगाह पर पीस पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 15 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन पर चर्चा की। 15 अक्टूबर को पार्टी के सम्मेलन को पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे। साथ ही इस दिन पार्टी की कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। पार्टी में एक नई ऊर्जा भरने के लिए और आगामी जो चुनौतियां हैं पार्टी के सामने, जिला पंचायत चुनाव की और विधानसभा चुनाव की चुनौतियां हैं और पार्टी संगठन को जो नई सिरे से खड़ा किया जा रहा है। देखिए सर, 15 तारीख की पूरी तैयारी चल रही है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और करीबन 8-10 हज़ार लोगों का प्रोग्राम है यहाँ जोड़ने का और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मन्नान साहब यहाँ 15 तारीख को आ रहे हैं और कमाल खां पे जो है उनका जो है प्रोग्राम रखा गया है। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हुआ था उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। रही बात जो रैली का जो कार्यक्रम हुआ था, रैली में जो गलती हुई थी
कुछ ज़्यादा भीड़ और जिलों की भीड़ होने के कारण थोड़ा हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वहीं पूर्व में हुई पार्टी की विफल रैली का असर इस बार के सम्मेलन पर न पड़े, इसके लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया है 15 तारीख को पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कमाल खां प्रांगण में है, उसके सफल आयोजन के लिए आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर जहांगीर साहब ने उसका 15 अक्टूबर को पीस पार्टी कमाल खां दरगाह के मैदान में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। ये वो दिन होगा जब पीस पार्टी अपनी पार्टी की छवि सुधारने और पार्टी की स्थिति मजबूत करने का भरकस प्रयास करेगी। साथ ही कहीं कोई चूक न रह जाए, इस पर विशेष ध्यान भी रखेगी, क्योंकि इस सम्मेलन से पूर्व हुई रैली में पीस पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं की हकीकत सामने लाकर काफी खराब कर दी थी। सार्क देशों के चिकित्सकों के सम्मेलन के दूसरे दिन अस्थि रोग की नई चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि नई चिकित्सा तकनीक से एक्सीडेंट्स के बाद भी चलने में लचक नहीं आएगी। 9 देशों के मेहमान चिकित्सकों ने ताज खेमे से ताज की चमकी सुंदरता को निहारने की कोशिश की। जो चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और आज के दिन प्रेसिडेंट हैं वो सार्क के यानी कि एसोसिएशन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑफ सार्क कंट्रीज, उनके मार्गदर्शन में हमने 8 देशों को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें देश विदेश से लोग आए हैं। कॉन्फ्रेंस का जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी जो सार्क रीजन के जो हमारी हड्डी के डॉक्टरों की और हड्डी के बीमारियों की जो समस्याएं हैं वो हमारी कॉमन समस्याएं हैं, उनका निदान भी हमारा होना चाहिए। विदेश में क्या होता है वो अलग चीज़ है, हमारे यहाँ जो समस्या है वो हमारी समस्या है, तो उनका हल भी हमको निकालना है। इसके ऊपर बहुत चर्चा करी है हम लोगों ने। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ताज न्यूज़। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।